नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सलाह मशवरा में। हर बार हम अपने इस कार्यक्रम में देश प्रदेश की जानी मानी हस्ती से रूबरू कराते हैं और करते हैं उनसे विशेष विषय पर सलाह मशवरा। आज हमारे कार्यक्रम की शख्सियत है मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधीक्षण यंत्री श्री एच.एस. मालवीय से। तो आज हम उनसे पर्यावरण से जुड़ी बहुत सी बातें करेंगे कि कैसे हम पर्यावरण को बचाएं और क्या हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। इस पर हम सलाह मशवरा करें। तो नमस्कार मालवीय जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम, धन्यवाद। जैसे कि आप मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में अधीक्षण यंत्री है पर्यावरण के क्षेत्र में, और आप हर जगह जाते हैं, हर ऐसे इंस्टीट्यूट में जाते हैं, हर ऐसे इंडस्ट्रीज में जाते हैं और ऐसे कई सामाजिक जो क्षेत्र है वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि कहाँ किस तरीके का प्रदूषण हो रहा है। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि ये प्रदूषण क्यों इसकी शुरुआत हुई? निश्चित तौर से ये बहुत ज्वलंत प्रश्न है आज के समय में। अगर हम देखें तो ये जो डेवलपमेंट वाली बात हम करते हैं तो हर डेवलपमेंट के साथ में, विकास के साथ में कहीं ना कहीं हमें पर्यावरण के साथ समझौता करना पड़ता है। इसलिए सरकारों ने हमें ऐसी पॉलिसी लेके आए हैं जिनको हम पर्यावरण पॉलिसी बोलते हैं, ताकि हम सस्टेनेबल विकास कर सकें। विकास भी होना चाहिए, हम ये नहीं कहते कि विकास रुके, लेकिन जो अंधाधुंध विकास हो रहा है, इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से हो रहा है, इस पे थोड़ी सी कंट्रोल स्थिति को रखते हुए विकास किया जाए तो हमारे जल, वायु और भूमि सभी के प्रदूषण को रोका जा सकता है। और इसी अवधारणा को अगर हम ध्यान में रखें तो 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद में पूरे देश में जल अधिनियम 1974 बनाया गया और इस अधिनियम को मध्य प्रदेश शासन द्वारा 23 सितंबर 1974 को अडॉप्ट किया गया है और हम इस साल उसकी 50वीं वर्षगांठ मनाएंगे। तो ये जो बोर्ड बनाए गए थे इनके बड़े महत्वपूर्ण दायित्व हैं। इसमें जो जल अधिनियम था उसके जो दायित्व दिए हैं उसमें खास तौर पे हमें पूरे प्रदेश में जल की गुणवत्ता को मेंटेन करके रखना थी। जल स्रोत सुरक्षित रहे इसलिए उनकी मॉनिटरिंग करना थी। उद्योग हों चाहे नगरीय निकाय हों, इनसे होने वाले जो जल प्रदूषण है उनके उपचार की व्यवस्थाएं कराना, ताकि हमारी भूमि और हमारे जल स्रोत प्रदूषित ना हों। इसी कड़ी में जब धीरे धीरे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ तो 1981 में वायु प्रदूषण अधिनियम आया, जिसमें हमारे प्रदेश को पूरे को वायु प्रदूषित क्षेत्र घोषित किया गया, ताकि हम यहाँ हर वायु प्रदूषणकारी एक्टिविटी को नियंत्रित कर सकें। तो हम छोटे बड़े उद्योगों में जहाँ ईंधन उपयोग होता है, जहाँ वायु प्रदूषण की संभावना रहती है, उनको सम्मति देते हैं, ताकि और एक मानक निर्धारित किए हैं भारत सरकार ने कि कितना धुआं निकले, कितना वायु प्रदूषण हो और उसको कहाँ कैसे नियंत्रण किया जाए, उसके क्या उपकरण लगाएं। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो पर्यावरण के क्षेत्र में बड़ी घटना घटी जो 1984 में हमारे गैस त्रासदी हुई। उसके बाद 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया और इस अधिनियम में आप देखेंगे कि भारत सरकार को नियम बनाने की शक्तियां हैं। उन नियमों के तहत उनने हर एक टाइप के वेस्ट को, सबसे पहले आप देखेंगे तो हजार्डस वेस्ट जो हमारी इंडस्ट्रीज से और हाउस होल्ड से भी जनरेट होता है, उसको रेगुलेट करने के लिए नियम बनाए 89 में। फिर जीव चिकित्सा अपशिष्ट देखें आप तो अस्पतालों से जो कचरा निकलता है बड़ा इन्फेक्शियस होता है, तो उसके नियंत्रण के लिए 1998 में लाए, जिनको धीरे धीरे अपडेट करते चले गए हैं। 2000 में सॉलिड वेस्ट के नियम लेके आए, जिससे कि नगरीय निकायों से जो घरेलू कचरा निकलता था उसका निष्पादन हो सके। और इसी कड़ी में 2009 में और फिर अभी 2023 तक बहुत प्लास्टिक संबंधी नियम भी बनाए गए। और अभी एक नई टर्म आई है इसके लिए जिसमें सर्कुलर इकोनॉमी बोला जा रहा है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि कोई भी वेस्ट नहीं है, वो मिसप्लेस रिसोर्स है। अच्छा। और सर्कुलर इकोनॉमी में हम लोग 4-5 टर्म है जिनको यूज़ कर रहे हैं ताकि वेस्ट जनरेट ही ना हो। तो उसमें खास तौर पे सबसे पहले तो वो उत्पन्न ना हो, तो वेस्ट मिनिमाइज करें। फिर अगर वो उत्पन्न हो गया है तो हम उसके उपयोग की बात करें, उसको रिसाइकिल की बात करें, रीयूज की बात करें, और बिल्कुल भी हम उसका कहीं उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तब उसके अपवहन और डिस्पोजल की बात करें। तो ये बेसिक कंसेप्ट है जिसमें आप देखेंगे तो जल, वायु और ठोस अपशिष्ट और पृथ्वी
सभी को कवर करते हुए तो सर, अधिनियम बने हैं। अभी जो हम देख रहे हैं, सबसे बड़ा जो हमारे सामने प्रॉब्लम खड़ी हो रही है वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की। जी। कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की वजह से कई जगह बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि लोग उसको सही तरीके से जो हम सरकार की भी बात करें या उसको जो गवर्निंग बॉडी है वो भी उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही, जिससे ये सबसे बड़ा खतरा हमारे सामने आ रहा है। तो इस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को किस तरीके से हमें कंट्रोल करना चाहिए कि जो रूट लेवल है वहीं से लोग समझें, वहीं से लोग अवेयर हो और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को सही तरीके से मैनेज किया जा सके, इस बारे में आप बताइए। जी, हम हर एक्टिविटी में, हर घर से लेके और पूरे शासन तंत्र तक हर स्तर पे ये अपशिष्ट उत्पन्न होता है। जी। और इसमें जिम्मेदारी हर जनरेटर की है कि वो अवेयर हो। भारत सरकार ने भी इसके लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम बनाए हुए हैं 2016, जो बड़े साइंटिफिक तरीके से बनाए गए हैं कि इस वेस्ट में 7-8 स्टेप दी हुई हैं, जिसमें सोर्स पे कलेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे भी सेग्रीगेशन होना चाहिए, जी। डोर टू डोर कलेक्शन होना चाहिए, वेस्ट ऑन व्हील होना चाहिए, मतलब वेस्ट को स्टोर ना करें, डस्टबिन में ना रखें, वो वहाँ इकट्ठा हो घर में और गाड़ी आई उसमें दे दिया, तो वो कलेक्ट होके और प्रोसेसिंग फैसिलिटी में चला जाए और वहाँ फैसिलिटी में ऑर्गेनिक अलग हो जाए और जो रिसाइकलेबल है, जिसको हम लोग MRF भी बोलते हैं, वेस्ट से हम लोग फ्यूल भी बना सकते जी, हैं। जी, जी। मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी से हम अलग अलग टाइप के वेस्ट को रिकवर कर सकते हैं। तो ऐसा अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश का जो इंदौर है हमारा, ये पिछले 4-5 साल से लगातार हम टॉप पे आ रहे हैं जी, जी। और बड़ी अवेयरनेस है। उसका एग्जाम्पल कई कोर्ट और कई प्लेटफॉर्म पे दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि इस चैलेंज को हम लोग नहीं संभाल सकते। ये निश्चित तौर पे चैलेंज है, अवेयरनेस की ज़रूरत है और हमारे पास उदाहरण है जी, कि बिल्कुल। हम इसको कर सकते हैं बिल्कुल। और हम इन कामों में आगे बढ़ रहे हैं। और जहाँ तक हमारे जो अर्बन विकास विभाग है, उनकी जो रिपोर्ट आती है उसके अनुसार 98% वेस्ट कलेक्शन हो रहा है। जी। तो ये जो वेस्ट है घरों से निकल रहा है, चाहे वो लिक्विड वेस्ट हो चाहे सॉलिड वेस्ट हो, दोनों ही वेस्ट में बहुत एनर्जी है। जी, जी। उस एनर्जी को रिकवरी करके हम कैसे एनर्जी बना लें, उनसे खाद बना लें, उनका ऐसा मटेरियल उसमें निकाल लें। सपोज CND वेस्ट है, उससे हम वापस कंस्ट्रक्शन मटेरियल बना सकते हैं। जी, जी। तो ये वेस्ट नहीं है, उसको हमें लोगों को अवेयर करना है। सेग्रीगेट हो जाए तो ये रिसोर्स हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन हम वहीं अगर हम भोपाल की बात करें, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, यहाँ पर भी लैंडफिल एरिया है, लेकिन यहाँ पर जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम है वो हम देख रहे हैं कि भोपाल में सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। ऐसा नहीं है कि सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। इसके लिए जो कन्वेंशनल एक स्थान था, भानपुरा खंती जिसको बोलते थे, जी, जी, जी। वहाँ इसका निश्चित तौर पे बड़ा चैलेंज हो गया था। पुराना हिस्टोरिकल वेस्ट इकट्ठा हो गया था, तो उसको जैसे भी करके लोकल बॉडीज और उनने उनको रिवैम्प करने की कोशिश की, उसको रिक्लेम किया है। दूसरी साइड है, उसके लिए संबंधित विभाग ने पर्यावरण स्वीकृति ली है और उनके द्वारा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी अनुमति ली गई है। और इसमें यहाँ पे बहुत ही जल्दी आपको बायोगैस प्लांट और पावर जनरेशन का यूनिट दोनों आने की संभावना है, जिससे निश्चित ही वहाँ जो हिस्टोरिकल वेस्ट इकट्ठा हो रहा है उसका निष्पादन भी हो जाएगा और यहाँ से जो गैस बनेगी, बिजली बनेगी, उससे हमारे शहर को एनर्जी और गैस दोनों की उपलब्धता हो जाएगी। जी, जी। तो भोपाल में अभी थोड़ा सा चैलेंज है। आई थिंक उसके कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा समय लग रहा है। तो सर, अब हम जानना चाहिए कि जैसे वेस्ट की हम बात करते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में तो सारे तरीके के वेस्ट आ जाते हैं, लेकिन आजकल सबसे ज़्यादा चैलेंज एक प्लास्टिक का होता है और एक दूसरा है ई वेस्ट। तो हम शुरुआत करेंगे प्लास्टिक का। तो प्लास्टिक के लिए इतने नियम बन गए, लास्ट ईयर जुलाई में भी हुआ था कि बिल्कुल प्लास्टिक बैन हो जाए, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हर बाजार में जाओ तो भी पॉलीथीन बिक रही है, तो भी लोग पॉलीथीन में सामान ले रहे हैं। ये इससे कब छुटकारा मिल पाएगा? ये बिल्कुल हमारे प्रदेश का ही नहीं, पूरे देश और वर्ल्ड का भी ये चैलेंज था। तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनने UN में एक चीज़ डिक्लेयर करके आए थे कि हम 2022 तक सर्टेन सिंगल यूज़ प्लास्टिक को फेज आउट कर देंगे। तो वो जो आप बता रहे हैं कि 2022 में ये बात हुई थी, तो उसमें 19 टाइप के सिंगल यूज़ प्लास्टिक हैं जो छोटे छोटे हैं, जिनको इकट्ठा नहीं कर पाते थे और वो किसी न किसी वजह से हमारे जल और जानवरों को भी प्रभावित करते थे।
तो उन 19 आइटम्स को हमने, हमारे प्रदेश में 29 यूनिट थे बनाने वाले, उनको जून 22 में बंद कर दिया था। उनके स्थान पे ऐसे 36 यूनिट आ गए हैं जो इनके अल्टरनेटिव प्रोडक्ट बना रहे हैं, और वो बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल मटेरियल से बना रहे हैं। अब जो आपको मार्केट में मिलेगा तो आप थोड़ा उसको बारीकी से देखने का कोशिश करिएगा कि जैसे वो स्ट्रॉ भी लगा होगा उसमें, तो उसके ऊपर एक सील लगी होगी कि ये कहाँ बन रहा है, इसका लाइसेंस क्या है। तो यहाँ हम लोग मैन्युफैक्चरिंग पे नियंत्रण कर रहे हैं कि वहाँ मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे ही गलत चीज़ ना बने जो मार्केट में जाए। अभी हमें कुछ चीज़ें जो दिख रही हैं, निश्चित तौर पे वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक थी, जो छोटी बॉटल्स हैं और वो है, तो जो फर्स्ट फेज़ में उनको नहीं लिया गया था। हुआ तो इसका इस फेज़ को हम लोग पूरी तरह से लागू करने के बाद में उसके ऊपर भी जाएंगे कि उसको रोका जाए। प्लास्टिक के क्षेत्र में जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है, बड़ा हिस्टोरिकल काम किया है। 2008 से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने प्लास्टिक रैक पिकर्स के साथ बैठक करके और एक प्लान बनाया कि ये प्लास्टिक पूरा उठा के लाएं, और फिर हमने सीमेंट उद्योगों को बुलाया और उनसे उनके रेट तय करा के उसको वो बेच देना शुरू किया। अभी तक ऐसा 4 लाख टन से भी ज़्यादा अपशिष्ट जो है हम सीमेंट प्लांट्स में जलवा चुके हैं, और इस रैक पिकर्स में करीब करीब होंगे तो 1000 से ज़्यादा हमारे अलग अलग शहरों में जो एजेंसी हैं उनके पास रैक पिकर्स हैं, तो उनकी आजीविका भी उससे चल रही थी। अभी जो नियम आया है 2022 में, उसमें उनने ऐसा कहा है कि चूंकि प्लास्टिक एक रिसोर्स है, एनर्जी बहुत है, 8000 की कैलोरीफिक वैल्यू होती है, और ऐसा मटेरियल दूसरा कुछ नहीं जिसको हजारों बार रिसाइकिल किया जा सके। तो हम सीमेंट में या रोड में जो प्लास्टिक उपयोग कर रहे थे, उनने ये कहा है कि जिसको हम रिसाइकिल नहीं कर सकते, सिर्फ उस वेस्ट को जलाएं और फाइनली डिस्पोज करें, परंतु जो रिसाइकलेबल है उसको इकट्ठा करें और उनको रिसाइकिल की व्यवस्था करें। और इसके लिए बड़े कड़े नियम अभी जो लेके आए हैं उसको बोलते हैं EPR, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। सपोज मैंने एक प्लास्टिक का ग्लास बनाया है, तो वो ग्लास जब अनयूजेबल हो जाएगा या मग्गा अनयूजेबल हो जाएगा, उसको इकट्ठा करवा के वापस रिसाइकलिंग कराना उस उत्पादनकर्ता की जिम्मेदारी है। तो इसमें उनने अभी क्रेडिट लेना भी शुरू कर दिया है कि अगर आपने 10 टन मटेरियल पैकिंग के रूप में मार्केट में डाला, तो आपको वो 10 टन मटेरियल इकट्ठा करवाना है। वो कौन के थ्रू करवाएंगे? जो रिसाइकलर्स हैं, वो उनसे क्रेडिट लेंगे कि आपने बाजार से जो प्लास्टिक लिया, इकट्ठा करवाया और रिसाइकिल किया, तो उसके अगेंस्ट उनको क्रेडिट लेने होते हैं और वो फिर सबमिट करते हैं रिटर्न की फॉर्म में। बट फिर अगेन वही बात आती है कि यहाँ सबके अवेयरनेस की ज़रूरत है, जिम्मेदारी अनुभव करने की ज़रूरत है। तो प्लास्टिक में बहुत काम हुआ है और मध्य प्रदेश में खास तौर पे इन नियमों के आने के पहले से हम लोग कर रहे हैं। तो ये चैलेंज को और EPR आने के बाद में हम अच्छे से लागू कर पाएंगे। तो सर यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और इस ब्रेक के बाद हम जानेंगे E-वेस्ट के बारे में कि E-वेस्ट को हमें किस तरीके से उस पर नियंत्रण करना चाहिए। तो सर ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। सर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है और हम जितना कंप्यूटर्स का और कई नई नई चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे E-वेस्ट जो है बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, और E-वेस्ट को कहाँ हमें उसका मैनेजमेंट करना चाहिए, कहाँ हमें फेंकना चाहिए, कहाँ हमें देना चाहिए, ये कई लोगों को पता नहीं है। E-वेस्ट हम उसको वेस्ट कहने लगते हैं। ऐसा अगर देखा जाए तो E-वेस्ट में 99.9% मटेरियल कंप्लीट रिसाइकलेबल है जी। वहाँ हमें सिर्फ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो रिसाइकलिंग के लिए एकत्र होकर पहुँच जाए। तो E-वेस्ट में आप देखेंगे कि जो बहुत वैल्यूएबल्स हैं, हम सेल फोन से स्टार्ट करें, फिर घरों में टेलीविज़न है, लैपटॉप हैं, छोटे छोटे पाम टॉप्स हैं, तो इनको हम लोग ख़राब होने के बाद भी रखे रहते हैं। बड़ा इंडिया में एक वो है कि अटैचमेंट टाइप का रहता है कि ये मेरा पहला सेल फोन था, या मेरी शादी में मिला टेलीविज़न था, या ये, तो लोग उनको स्टोर में, तो अभी हिस्टोरिकल वेस्ट बहुत सारा है।
फिर अभी धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ी तो उसके साथ आप देखेंगे कि पेन ड्राइव आ गए, ईयरफोन्स आ गए हैं। ये चीज़ें कुछ ऐसी हो गई हैं जिनको रिसाइकलिंग के लिए ना देके लोग गार्बेज या इसमें फेंक देते हैं। इसके लिए ये जो हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल बने हुए हैं उसी में कलेक्शन के समय ये बताया जाता है कि इनको एक अलग बॉक्स रखा गया है जिसमें हजार्डस, हाउस होल्ड हजार्डस वेस्ट और ये ई वेस्ट है उसको हम एकत्रित करें और इनकी जिम्मेदारी है कि ये रिसाइकलिंग फैसिलिटी को उसको दें। तो ये जो लिटरिंग ऑफ ई वेस्ट हो रहा है ये बहुत कम है क्योंकि मेजर कंपोनेंट इसके रिसाइकलिंग में जा रहे हैं और वैल्यूएबल है। कोई भी सेलफोन सड़क पे पड़ा नहीं मिलेगा आपको, कोई भी टेलीविज़न या उसके कंपोनेंट नहीं मिलेंगे पड़े हुए। ये ज़रूर है कि पुराना जो फ्लॉपी ड्राइव और ये सब सिस्टम था उसके कभी कभी हमें गार्बेज में इन मटेरियल को मिलता है और निश्चित तौर पे उसका इम्पैक्ट होता है क्योंकि इसमें हैवी मेटल्स होते हैं। तो इसके रिसाइकलिंग के लिए मध्य प्रदेश में अच्छे प्लांट लगे हुए हैं और इसमें जैसा कि मैंने प्लास्टिक वेस्ट में बताया था, अभी इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ई वेस्ट के ऊपर भी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी लागू कर दी है। तो जो भी उन प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो रिसाइकलर्स को मदद करें, उनको इंस्टॉल करें और उस वेस्ट को कलेक्ट करके रिसाइकलिंग में जाए। तो इसमें अगर आप देखें तो बहुत पहले हमारे इंदौर में एक लगा था यूनिट, तो ये रिसाइकलिंग यूनिट जो नगर निगम इकट्ठा करता है इस वेस्ट को उसको दे देंगे तो रिसाइकलिंग के लिए चले जाएंगे। तो ई वेस्ट को भी एड्रेस किया जा रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है शहरों में हो या गांव में हो सीवेज की, तो जब अगर सही सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा है तो सीधे डायरेक्ट जो है सीवेज जो हमें हमारे नदी नाले हैं उसमें छोड़ दिया जाता है। तो नदी है, नाले हैं, ये सब प्रदूषित हो रहे हैं। तो इसको हम लोग कैसे बचाएं? और साथ में ये तो सीवेज की बात करी, साथ ही इंडस्ट्रियल वेस्ट वो भी डायरेक्ट नदियों में छोड़ दिया जाता है। तो इस पर कैसे काम हो रहा है और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कैसे इन पर निगरानी रखता है? मध्य प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक रेगुलेटरी एजेंसी है जिसमें हम जल प्रदूषण और उसमें चाहे वो इंडस्ट्रियल हो या डोमेस्टिक सीवेज है उसको नियंत्रण की बात करते हैं। नियंत्रण के साथ में हम लोग इन एजेंसीज के साथ काम कर रहे हैं जो लोकल बॉडीज़ हैं। तो सीवेज की समस्या वहाँ स्टार्ट होती है जब हम सीवर डाल देते हैं और वो पूरे टाउन का सीवेज इकट्ठा होकर किसी आउटलेट पे जाता है। तो इसमें अब हम रेगुलेटरी एजेंसीज को तो छोड़ दें, हमारी बहुत सारी जो ग्रीन कोर्ट हैं वो भी अब आगे आ गए हैं और वो इनका कई बार सुओ मोटो एक्शन लेके, अगर आप पेपर कटिंग देखेंगे उनके आधार पे भी सुओ मोटो एक्शन लेके उन्होंने इससे जवाब मांगा है हम लोगों से और उन संस्थाओं से जो वेस्ट को फैला रहे हैं। इसमें आपकी नदियों से संबंधित भी एक केस है जिसमें नदियों में जहाँ जहाँ पोल्यूशन जा रहा था वहाँ उन्हें लोकल बॉडी से कंप्लीट एक्शन प्लान मांगे हैं और उन नदियों को पोल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस घोषित किया है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने। तो वहाँ हम प्रदूषण को कैसे नियंत्रण करें उसको समयबद्ध कार्य योजना बना के करें और जब तक वहाँ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लग रहे हैं वहाँ कोई ना कोई ऐसा ट्रीटमेंट करें जिससे प्रदूषित पानी नदियों में ना जाए। तो उसके लिए उन्हें बायो रेमेडिएशन या कुछ ऐसे बैक्टीरियल कल्चर आता है जिसको हम अगर पानी में डाल दें तो वो जब तक बह के जाता है वहीं डिग्रेड हो जाता है और उसका जो इंटेंसिव पार्ट है वो खत्म हो जाता है। तो इस पे भी हमें ग्रीन कोर्ट्स ने डायरेक्शन दिए हुए हैं और अगले 26 तक का उन्होंने जो एक्शन प्लान दिया है उसमें ज़्यादातर शहर जहाँ पे सीवर लाइन है, वेस्ट वाटर जा रहा है, वो पूरा का पूरा ट्रीट कर लेंगे और ट्रीट करके उसको हमने ये कहा है कि इसका 100% यूटिलाइजेशन का प्लान दें ताकि नदी तालाबों में प्रदूषित पानी इवन उपचार के बाद भी उपचार के बाद सबसे ज्यादा तो सर जितने पेड़ पौधे लगे होते हैं शहरों में लगे होते हैं, बाहर लगे होते हैं, जिनको पानी देने की जरूरत, तो यही पानी वहाँ इस्तेमाल हो जाए और कई इसी मतलब पानी का ट्रीटेड वाटर का इस्तेमाल जितना ज्यादा हो सके। ट्रीटेड सीवेज को वापस रीयूज करने के लिए 14 नगर निगम जो हमारे हैं 14-16 वहाँ के लिए एक अलग नियम भी बनाया गया है। उसको आदर्श परिविधियां बोलते हैं और ग्रे वाटर रिसाइकलिंग की बात कही है कि जितने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हैं जिनमें 2000 वर्ग मीटर से ज्यादा का कंस्ट्रक्शन है वहाँ वो एक एसटीपी लगाएं और उस पानी को ट्रीट करके अपने कूलिंग में और फ्लशिंग में यूज करें। तो सर अब हम जानना चाहेंगे एक और पॉइंट हमारा बच रहा है, कंपोनेंट बच रहा है, हजार्डस वेस्ट। हम हजार्डस वेस्ट की बात करते हैं क्योंकि अब कई जगह पे इतना ज़्यादा
ऐसा मटेरियल इंडस्ट्रीज में भी उत्पन्न होता है कि जिसको कि बहुत आसानी से डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है। जी जी तो ऐसे वेस्ट के बारे में बताइए कि उसके लिए क्या किया जा रहा है। जी निश्चित ही इसमें कई ऐसे टॉक्सिक और हजार्डस वेस्ट हैं जिनका निष्पादन ठीक से नहीं हो तो नदी, तालाब और भूमि बहुत प्रदूषित हो जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे मध्य प्रदेश में इसका सर्वे किया गया और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के आधार पे 2004-5 में एक सुविधा मध्य प्रदेश में, तो हम उस फर्स्ट जनरेशन का राज्य हैं जहां इस वेस्ट डिस्पोजल की फैसिलिटी हम बहुत जल्दी ले आए थे और सरकार ने इसमें बहुत मदद करके उसको ज़मीन दी और कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया और ये सुविधा हमारी पीथमपुर में आ गई थी। तो फर्स्ट लेवल पे तो सारे हजार्डस वेस्ट को हम लोग वहाँ जलाने या गाड़ने के लिए भेज रहे थे, बट साथ में अगर आप देखें तो 2016 में जब ये हजार्डस वेस्ट के मॉडिफाइड नियम आए तो इसमें एक व्यवस्था की गई जिसमें यूटिलाइजेशन ऑफ हजार्डस वेस्ट की बात की गई। हजार्डस वेस्ट टॉक्सिक हो सकता है हमारे पर्यावरण के लिए, लेकिन वो किसी दूसरे काम के लिए उपयोगी भी हो सकता है। ऐसा हजार्डस वेस्ट जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू थी, ईंधन की क्षमता थी, तो उसको हम लोगों ने इंसिनरेशन और अल्टरनेट फ्यूल के रूप में यूज़ करने का वो किया। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसमें अलग अलग तरीके की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाई हैं। उन प्रक्रिया के अनुसार उस अपशिष्ट का निष्पादन करें तो पर्यावरण के ऊपर उसका गलत प्रभाव नहीं पड़ता है। उन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में अगर देखें तो अभी तक करीब करीब 70 के आसपास ऐसी एसओपी बन गई हैं कि इतने टाइप के अपशिष्ट को वो प्रोसेस करके रीयूज़ कर पाते हैं या कहीं ना कहीं हम उसको ईंधन या किसी रिसोर्स के फॉर्म में उपयोग कर पा रहे हैं। आपसे एक मैसेज भी लेना चाहेंगे कि हर वर्ष एक पर्यावरण दिवस हम मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, लेकिन हमें उसी वक्त जागना नहीं है। हमेशा हमारे जो दिनचर्या है उसमें हम पर्यावरण को कैसे बचाएं, इस पर हम आपसे मैसेज लेना चाहेंगे। इसमें पूरे देश में एक बड़ी अच्छी कंसेप्ट प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से आई थी, मिशन लाइफ। मिशन लाइफ में उनने 7 टाइप के अपशिष्टों को, एक्टिविटीज़ को शामिल किया, जिसमें हम एनर्जी बचाने की बात करें, फूड बचाने की बात करें, वेस्ट कम से कम जनरेट हो। तो ऐसे मिशन लाइफ को हमारे जीवन से जोड़ दिया। हम दिनचर्या के दौरान हम नल के पानी कहीं टपक रहा है तो उसको बंद कर दें, कहीं अन्य जहाँ कोई कमरे में नहीं है तो लाइट बंद कर दें। ई अपशिष्ट को हम व्यवस्थित रूप से करें। घर में खाना बच रहा है तो उसका क्या उपयोग हो सकता है, कंपोस्ट बन सकता है तो हम उसको या उतना ही बनाएं। हम जब भी खाना खाते हैं तो उसको कैसे मिनिमाइज कर सकें, भाई उतना ही लें जितना हम उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो मिशन लाइफ की कंसेप्ट है ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई, दैनिक कार्यों से जुड़ी हुई है और ये इस साल की थीम में मिशन लाइफ, सर्कुलर इकोनॉमी और डिजर्टिफिकेशन रोकने का। आप देख रहे हैं कि वनीकरण कम होते जा रहा है, तो ऐसी बड़ी इम्पॉर्टेंट टर्म्स को रखा है ताकि हमारे जल, जमीन और ये सब संसाधन ठीक से बचे रहें और हमारे जीवन में हम अपनी एक्टिविटीज़ को पर्यावरण के साथ जोड़ के और उसके संरक्षण के प्रति काम करें, तभी हम पर्यावरण को बचा पाएंगे। जी। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पर्यावरण से जुड़ी इतनी सारी बातें बताई कि क्या क्या उसके कंपोनेंट हो सकते हैं और कैसे गवर्नमेंट उस पर निगरानी रख रहा है, कैसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी इस पर समय समय पर नए नए काम कर रहे हैं कि लोग पर्यावरण को बचाएं और प्रदूषण को कम करें। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम से आपने ये ज़रूर जाना कि कैसे हम पर्यावरण को बचाएं और कैसे हम पर्यावरण को बचाने के लिए अपने दिनचर्या में ऐसी चीज़ों को शामिल करें, ऐसी चीज़ें करें कि जिससे कि हम पर्यावरण अपने रूट लेवल से बचाने की कोशिश करें। तो मिशन लाइफ को हमें अपनाना है। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।